नमस्कार, आज है 3 अप्रैल, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। मानहानि केस में दोषी राहुल गांधी को राहत, 15,000 के मुचलके पर 13 अप्रैल तक मिली जमानत। 13 अप्रैल को ही अगली सुनवाई भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री का सख्त संदेश। पीएम बोले, नहीं बचना चाहिए कोई भ्रष्टाचारी। जैसे जैसे बढ़ रही आर्थिक शक्ति वैसे हैं लोकतंत्र पर हमले। शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 14 दिन की बढ़ाई हिरासत। 17 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे सिसोदिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में हिंसा के बाद पूरे शहर में धारा 144। इंटरनेट सेवा पर भी रोक। अब तक 12 गिरफ्तार। मंत्री गिरिराज का आरोप, ममता मुस्लिम राष्ट्र बना रही हैं। बिहार के सासाराम बिहार शरीफ में हिंसा के मामले में अब तक 173 गिरफ्तारी। नालंदा में इंटरनेट बंद। हिंसा पर विधानसभा में भी संग्राम। सरकारी दुकानों की राशन में हो रही है मिलावट। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दिए आंकड़े। इंडिया 360 में कवर स्टोरी में करेंगे पूरा विश्लेषण। जानेंगे क्यों खत्म नहीं हो रहा है मिलावट का खेल। और हफ्ते के पहले दिन बाजार में हुआ उतार चढ़ाव के साथ सीमित दायरे में कारोबार। सेंसेक्स 114 अंक चढ़ा। निफ्टी 38 अंकों की मामूली बढ़त के साथ बंद। तो ये थी हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक बाकी कौन कौन सी खबरें छाई रही, जरा टॉप न्यूज में पूरे दिन का हाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहत मिल गई है। सूरत कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। वहीं उनकी सजा के खिलाफ सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय कर दी गई है। राहुल गांधी कोर्ट में अपील दायर करने के लिए आज दोपहर सूरत पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका भी थी। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी साथ में थे। बीते महीने सूरत में सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। सूरत की अदालत से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। राहुल ने लिखा कि इस संघर्ष में सत्य उनका अस्त्र है और सत्य ही आसरा है। राहुल को जमानत मिलने के बाद उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इस तरह की उन्होंने लाइनें लिखी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की मुहिम धीमी नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में उद्घाटन मौके पर कहा कि सीबीआई को रुकने या हिचकने की आवश्यकता नहीं है। कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है और संविधान आपके साथ है। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार की होड़ लगती थी और आरोपी निश्चिंत रहते थे, तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा था। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 17 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनको न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया। सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जांच अहम मोड़ पर है, इसलिए वो सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही टिकट पाने के लिए पार्टी नेताओं की दावेदारी शुरू हो गई है। आज बेंगलुरु स्थित कांग्रेस मुख्यालय में टिकट की मांग को लेकर खूब हंगामा हुआ।
दरअसल कई नेताओं और कार्यकर्ता टिकट की मांग को लेकर कार्यकर्ता जो है तमाम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेतृत्व का कहना था कि सर्वे के बाद ही उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। आपको बताएं कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में टिकट पाने वाले उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। बिहार में हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। नालंदा में हुई हिंसा मामले में अब तक 130 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि सासाराम में हिंसा के आरोप में अब तक 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार शरीफ में तनाव के बाद 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में इसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। हिंसा की जांच की मांग की गई। एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तकों के सिलेबस में बदलाव किया गया है। यह बदलाव 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पाठ्यपुस्तक में किया गया है। इसके तहत मुगल साम्राज्य के अध्याय को हटा दिया गया है। इसके साथ ही एनसीईआरटी के ने कई अध्याय हटाने का निर्णय लिया है। पुस्तकों में किए गए बदलाव के अंतर्गत एनसीईआरटी ने किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, मुगल दरबार, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से हटा दिया है। बदलाव के बाद अब 12वीं कक्षा के छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस में यह बदलाव देश भर के उन सभी स्कूलों के लिए लागू होगा जहां एनसीईआरटी की किताबों का कोर्स का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इलाके के विजयपुरा इलाके में सुरक्षा बलों को संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ। पैकेट में 3 पिस्तौल, 4 हैंड ग्रेनेड, 6 मैगजीन्स, 48 गोलियां मिली हैं। सुबह विजयपुर थाना में सूचना मिली थी कि रख बिरोटिया में कुछ संदिग्ध वस्तु मिली है। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंची। एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जांच तेज है। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने बेलेश्वर महादेव मंदिर के अवैध निर्माण को आज तोड़ दिया। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहा दिया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हुई थी। आपको बताएं कि रामनवमी के दिन इस मंदिर की बावड़ी में हुए हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर चिंता का माहौल है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1800 से ज्यादा केसेस आए हैं। इस दौरान देश भर में 7 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में 3 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली, केरल, कर्नाटक, राजस्थान में एक संक्रमित की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहा है और मिलावटखोरों की अपनी अलग ही अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। मिलावट ऐसा सवाल हो चुका है जिसका आजादी के 75 साल बाद अब तक कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिला। दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, मसालों में मिलावट, रंगों में मिलावट, हर चीज में मिलावट। और अब सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि सरकारी राशन में मिलावटखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। संसद में सरकार की ओर से दिए गए आंकड़े बताते हैं कि तमाम राज्यों के सरकारी दुकानों से मिलने वाले राशन में भारी मिलावट है। राशन में मिलावट आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए कि आज तरक्की करते हुए देश में सरकारी गल्ले से सस्ता राशन कौन खरीद रहा है? ये वो लोग हैं जिनकी स्वास्थ्य ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नसीब नहीं है, और ऐसे में इनके पास जो राशन लेने की कुव्वत है वो भी मिलावट से भरा हुआ है। तो फिर इनके स्वास्थ्य का क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। खासतौर से ये तबका जो गरीबी की वजह से अब भी सरकारी राशन सिस्टम के भरोसे है। तो क्या सरकारी गल्ले पर मौजूद दुकानदार ही राशन में मिलावट कर रहे हैं या पूरा सिस्टम ही मिलावटी है? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर कीजिए। देश भर में यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। यूपी के नमूनों का हाल जरा देखिए। मंत्रालय की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक बीते साल देश भर में सरकारी राशन की दुकानों से 1,65,356 नमूने इकट्ठा हुए।
इनमें से 31,592 नमूने फेल हो गए, इनमें मिलावट थी। हालांकि इसे लेकर अधिकारियों का यह कहना है कि केंद्र और राज्य की तरफ से उपलब्ध कराया जाने वाला राशन अलग अलग अधिकारियों की नजर से गुजरता है। सरकार की तरफ से राशन की दुकानों पर पहुंचने वाले राशन की क्वालिटी बेहतर होती है। इन दुकानों पर मिलने वाले राशन की जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जांच की गई तो पाया गया कि दुकान वालों की तरफ से चीजों में मिलावट की गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक सबसे ज्यादा यूपी के 26,934 राशन के सैंपल्स लिए गए, इनमें से 13,000 से ज्यादा सैंपल फेल हो गए। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, 19,858 सैंपल लिए गए, 3,121 मामले दर्ज करने पड़े। स्थिति यह है। मध्य प्रदेश में 15,335 सैंपल लिए गए, जिसमें से सैंपल जो फेल हुए वो 2,786 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां सरकारी राशन की दुकानों से 13,118 सैंपल लिए गए, जबकि 1,587 मामलों में केस दर्ज किया गया। राजस्थान में 12,879 सैंपल लिए गए, मामले दर्ज हुए 1,125। सबसे ज्यादा सैंपल लेने वालों के अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सबसे कम सैंपलिंग हुई और नतीजे उसी तरह से रहे, तो थोड़ा स्थिति बेहतर हो सकती है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जितने कम सैंपल लेंगे आप, उतने ही आपको कम जो है केसेस भी दिखेंगे। अगर इन सैंपल साइजेस को बढ़ा दिया जाए तो शायद केसेस उसी हिसाब से, उसी अनुपात में आपको बढ़ते हुए नजर भी आएंगे। देखिए, लोगों को साफ सुथरा राशन मिले, बिना मिलावट का राशन मिले, इसके लिए सरकार, फसाई और बाकी एजेंसियां जो है समय समय पर नमूने लेती रहती है, उनकी जांच करती रहती है। राशन में अगर मिलावट मिलती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मिलावट का ये खेल आखिर कब तक चलता रहेगा। दुकानदार राशन में मिलावट ना करे और दुकानदार क्या राशन इंस्पेक्टर्स या सप्लाई इंस्पेक्टर, जो भी जिस राज्य में जिस भी नाम से पुकारे जाते हों, क्या इनके साथ इनकी मिलीभगत होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हम आज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम एक तरफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लेकर चल रहे हैं। मिलावट एक जमाने में हर दिन अखबारों की सुर्खियां हुआ करता था, लेकिन आजकल मिलावट पे ज्यादा बात होती नहीं है क्योंकि शायद हम ये मान के चल रहे हैं, ये मान कर बैठ रहे हैं कि अब मिलावट इस देश में होती नहीं। लेकिन जब आप आंकड़ों को देखेंगे, वस्तु स्थिति देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मिलावट कहीं नहीं गई, इनफैक्ट इसका दायरा बढ़ा है। तो कैसे खत्म होगी मिलावट की ये पूरी ताना बाना की दुनिया? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ महेश झगड़े साहब मौजूद हैं। पूर्व एफडीए कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के और एक लंबा अनुभव इनका इस तरह की मॉनिटरिंग को लेकर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये आंकड़े अब बहुत ज्यादा डिस्कस में है नहीं, विमर्श में है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिलावट हो नहीं रही है। चिंता इस बात की है सर, जो हम अपना ओपनिंग रिमार्क में भी कह रहे थे कि जिस देश में आज भी 82-83 करोड़ लोग 5 किलो राशन के भरोसे बैठे हुए हैं, कोविड में इतनी बुरी तरह से कमर टूट गई, उस देश में गरीबी का अभी क्या हाल है वो हम समझ सकते हैं आसानी से। लेकिन इन लोगों की एक्सेस में जो राशन है, ऑलरेडी वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, और इसके ऊपर उनको जो राशन मिल रहा है वो भी अगर मिलावट होगा तो इस देश का स्वास्थ्य के हिसाब से कहां ये देश जा रहा है, बड़ी चिंताजनक तस्वीर पेश हो रही है। सर, आप कारण क्या मानते हैं, क्यों मिलावट खत्म नहीं हो पा रही है? सर दीपक, मैं पहले तो आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है, आपने कहा कि अभी नहीं हो रहा है, कि हो रहा है लेकिन कोई इसको बता नहीं। आप जैसे चैनल, गिने चुने चैनल है, शायद एक ही चैनल है कि जो बार बार इस मुद्दे के ऊपर बहस करता है और देश के सामने लाता है। थैंक यू सर। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं गया नहीं है, और ये चीज इतनी खराब है, इसके लिए 2006 में एक नया कानून लाया गया। उसके पहले 52 इयर्स एक दूसरा कानून था जिसका नाम था खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था, जो 50 से ज्यादा साल चला। लेकिन वो कानून की वजह से कुछ नहीं हुआ, एडल्ट्रेशन कम नहीं हुआ। इसके लिए नया कानून बनाया, और ये जो नया कानून है 2006 का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016, जो 2011 से लागू किया गया। ये कानून इंटरनेशनल जितने भी अच्छे अच्छे कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, उनके कानून के जितना वो अच्छा कानून है।
अब ये कानून में क्या है, पहले कानून में फर्क क्या है कि आपने जैसा बताया कि ये जो मिलावट है, ये मिलावट यूपी के आंकड़े अगर आपने देखे तो मोर देन 50% इसमें मिलावट पाई गई है। बाकी राज्य के भी यही है कि उनके लेकिन सैंपल्स कम है, इसलिए वो कम दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इतनी मिलावट है तो फिर क्या हो रहा है? तो ये मिलावट होने के बाद फिर उसका टेस्टिंग होगा, और जब तक वो बहुत लोगों ने कंज्यूम किया होगा, उनके सेहत पर असर होगा, और फिर लोगों को अगर किसी को पनिशमेंट होगी या नहीं होगी अलग बात है। 5-10 साल वो उनके केसेस चलेंगे। नया जो कानून लाया गया है 2006 का, जो 2011 से आया, उसमें ऐसा है कि ये मिलावट सिर्फ सैंपल लेने से वो नहीं होना है, कि जो मार्केट में बिकता है वो जब बिकेगा तब वो बिना मिलावट का ही होगा, ऐसे प्रावधान है। जैसे कि अगर खेती से, किसान से अगर जो माल गया गया, तब से लेके ट्रांसपोर्ट, ये वो सब चीजें की वहां पे उनका निगरानी है, और वो निगरानी है एफएसआई और फूड सेफ्टी कमिश्नर हर एक राज्य में है, उन्होंने देखना है। अभी आपने राशन दुकानों की बात की, उसमें तो दो सरकारें, केंद्र शासन और राज्य शासन पूरे देश के वो जिम्मेवार है। और दूसरी चीज, दो कानून है, एक तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के लिए तो है ही वो, और दूसरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। यानी इसके ऊपर दो प्रशासन और दो कानून की निगरानी होने के बावजूद ये सब हो रहा है। जी। अभी किसको मालूम नहीं क्या? ये सबको मालूम है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि जब अभी ये सैंपल लिए गए और सैंपल में मिला गया तो पनिशमेंट होगी। मुझे लगता है कि ये हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने वहां के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं हर एरिया के, उन्होंने चेक करना होता है कि ऐसा कोई माल बिका ही नहीं जाए। यानी ये सिर्फ बाद में सैंपल कलेक्ट करने से कुछ फायदा नहीं होता, तब तक तो वो सेहत पे असर करता होता है। बिल्कुल। लेकिन एक अब ऐसे जो माल है, जो दूध रहेगा, ये रहेगा, अभी तो रेशन तक बात आ गई, तो मुझे लगता है कि ये सिस्टमिक फेल्यूर है। यानी इसके देश की जो ये ऑफिशियल मशीनरी है, इसमें कोई तो कहीं तो खामियां है, ना कि कानून में कोई खामियां है। इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जब मैं एफडीए कमिश्नर था, तब हमने जो किया था कि जो दूध में जो मिलावट होती थी, हमने 6 महीना ऐसा अभियान चलाया। बाद में जब हमने सैंपल लेना शुरू कर दिया, हमें कोई उसमें गलत चीजें नहीं आई थी। यानी अगर प्रशासन ने अगर सोचा, जी। डिसाइड किया और इम्प्लीमेंट किया, तो ये हो सकता है। बट अभी सर, ये इस पे एक सवाल आता है, इस पर फसाई ने भी कई बार इस पे चिंता भी जाहिर की है और स्टेट्स को कहा है कि आप सर्विलांस बढ़ाइए। अभी हम देख रहे हैं कि जो 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 क्वार्टरली सर्विलांस सैंपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स है, उसको आप फसाई कह रहा है स्टेट्स को, आप इसको 30 तक लेके जाइए। अभी वो अटका हुआ है बहुत कम पे। इसी तरह से जो क्वार्टरली इंस्पेक्शंस हैं उनको भी आप बढ़ाइए, 20 के आसपास तक ले जाइए, 12-15 के आसपास वो बने हुए हैं। तो हमारा ये सर्विलांस सिस्टम क्यों फेल हो रहा है सर? क्या हमारे पास मैन पावर नहीं है या विल पावर नहीं है? मैन पावर की बात नहीं, इसमें विल पावर नहीं है। क्योंकि क्या है कि कानून में प्रावधान है, अगर ऐसे कोई फूड सैंपल्स है तो उनके लिए वो टेस्टिंग करने की जिम्मेवारी जो होलसेलर्स है इनके ऊपर डाली है, मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऊपर डाली है, वो तो प्रोसेस फूड के बारे में है। लेकिन इसमें ऐसा ही है कि जो वो बेचेंगे, उनकी जिम्मेवारी जो है सर्वेलेंस, तो फिर बाद में बात आ जाती है कि कुछ है, सर्वेलेंस तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसको डेली चेक करने के लिए। और मैं दीपक आपको एक बताना चाहता हूँ कि वो डर होना चाहिए जो बेचने वाले होते हैं, इनके मन में कहाँ तो खौफ होना चाहिए कि कानून हमारे पीछे आएगा। वो डर खत्म हो गया है, और मुझे लगता है कि ये वर्ड सही है गलत नहीं, ये मिली भगत सी बन गई है एडमिनिस्ट्रेशन की और जो गलत काम करते हैं इन लोगों की। जब तक इसको कोई तोड़ा नहीं जाता है, मुझे लगता है कि इसमें कितना भी सर्वेलेंस किया, कुछ भी किया, तो इसमें कुछ कमियां आने वाली है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। ये थोड़ा सा मिजाज लगता है, ये हमारी सोसाइटी का बड़ा मिजाज लगता है। हम देखते हैं कि एक 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 फूड सेफ्टी ऑफिसर बहुत पावरफुल पोस्ट है। अगर वो चाहे तो अपने इलाके में किसी को भी मिलावट का एक भी केस ना आने दें, लेकिन उनके उनके प्रति जो आग्रह है, वो जो आपने कहा कि उनका कोई खौफ नहीं दिखता। एक पुलिस इंस्पेक्टर के प्रति जो मन में खौफ होता है लोगों का, वो एक फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के प्रति क्यों नहीं है? उनको देखकर लोग देखते हैं कि ही इज जस्ट अनदर गवर्नमेंट ऑफिशियल। उनको देखकर कोई ऐसा भय नहीं है, जबकि कानून में उनके पास पावर्स हैं। उनके पास सीज करने का पावर है, कानूनी अधिकार का अगर इस्तेमाल करें तो वो दंड की प्रक्रिया का हिस्सा बना सकते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन वो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के प्रति सर कोई भाव ही नहीं है। तो फिर उस हिसाब से जो आरोप लगते हैं कि मिली भगत का पूरा तंत्र है, उन आरोपों में दम तो लगता है सर? वो दम तो बिल्कुल है, और मैं इंटरनल बात कर रहा हूँ, दम उसमें है। ये देश ने सोचना, जब कोई पूर्व कमिश्नर बोल रहा है
मैं अभी नहीं तभी भी बोलता था कि इसमें दम है कि मिली भगत है। अभी मैं आपको एक बोलता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बना है, चलता है, कोई देखता नहीं है। तो हमारा जो है कि आपने जैसा कि बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि लोगों को फूड सेफ्टी कमिश्नर क्यों मालूम नहीं है। हर दिन हम तो 3 बार तो कम से कम खाना खाते हैं, वो खाना ठीक है क्या नहीं है वो जो कोई देखता है तो फूड सेफ्टी कमिश्नर देखता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर देखता है हमारे एरिया का। लेकिन हमारा जो पुलिस इंस्पेक्टर है, हम क्या हर दिन कोई हर एक घर में कोई ये क्राइम नहीं करता है तो भी हमको पुलिस इंस्पेक्टर मालूम होता है, उसका डर होता है। यहाँ डर नहीं है। तो ये जो ये माहौल है, स्ट्रिक्टनेस है, वो ये सेक्टर में आने नहीं दिया गया 50 साल 70 साल में। मुझे लगता है कि कहीं तो चेंज होना चाहिए। अभी आपको मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ जहां से ये कानून इंपोर्ट किया गया और बाकी सारे वहां आपको इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो होती है यानी इनकम टैक्स वगैरह उनका ज्यादा खौफ है और उतना ही खौफ एफडीए का है, यूएस एफडीए का। यानी किसी को मिलावट करना है तो वो 10 बार सोचेगा, वो करेगा ही नहीं। यानी उनके लिए कल्चरल शॉक है कि किसी में मिलावट हो। मुझे लगता है कि वैसा जो करना है तो ये देश की जो लीडर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स है, ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स है, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके सेक्रेटरी हेल्थ, फूड सेफ्टी कमिश्नर से लेके जिला कलेक्टर होते हैं और नीचे फूड सेफ्टी ऑफिसर यहाँ तक लाना चाहिए। क्योंकि इसमें आपने पहले शुरुआत में सही बताया कि पूरे देश के सेहत का मामला है। ये जी हाँ। सिर्फ रेशन वाले नहीं है। ये कितना भी आदमी बहुत रिच है लेकिन उसका अनाज क्या आ रहा है, फूड्स क्या आ रहे हैं, वेजिटेबल्स क्या आ रहे हैं, मिल्क क्या आ रहा है, ये किसी को पता नहीं है। और हम बोलते हैं कि कैंसर कैसे हुआ, किडनी फेलियर कैसे हुआ, ये सब चीजें हैं। बिल्कुल ये आपने हम सही ये कहा सब सर। देखिए हम तो डीक्रिमिनलाइजेशन के पक्ष में हमेशा रहे हैं, ये सरकार भी रही है। बहुत ज्यादा चीजों को, हर चीज को क्रिमिनलाइज कर देंगे आप, हर काम को, तो फिर देश में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको जरा आप गौर कीजिए, ये जो पूरा का पूरा मिलावटी राशन का जो पूरा तंत्र है, इसको अगर आपने इसमें थ्रेट नहीं डाला, इसमें वो परसेप्शन नहीं डाला कि ये क्राइम है। एक इंस्पेक्टर को देख के डर इसलिए लगता है क्योंकि उनको मालूम है कि आप कोई काम पकड़ेंगे तो उसको क्राइम सिद्ध करके जो है आपको जेल में डाल देगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो क्राइम साबित नहीं कर पाएगा आपको, और इस तरह से समाज को ये लगता है कि मिलावट कोई क्राइम नहीं है, ये तो छोटा मोटा ये जो लापरवाही है बस वो है। और इसमें अगर कोई छूट भी गया तो वापस उसकी समाज में एक्सेप्टेंस भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें कोई पेनल्टीज भी नहीं है। तो इस तरह से ये कोई वो क्राइम नहीं बन पाता जो वाकई में भागीदार होना चाहिए। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो 2006 का है, जिसका उद्धृत सर ने भी किया अभी, उसमें तमाम अथॉरिटीज और एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच मीटिंग होती है, साल में 3 से 4 उनकी मीटिंग्स होती हैं। उसमें कहा जाता है कि आप किस तरह से प्रायोरिटाइजेशन कीजिए टास्क का, आप कैसे रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए, आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग कीजिए। लेकिन ये सब रस्म अदायगी है। ऐसा लगता है कि ये सब कागजों में चल रहा है, धरातल पे कुछ हो नहीं रहा है। अगर होता तो ये स्थिति नहीं आती। तो ये जो सर, ये जो हम बाबू मानसिकता में बैठे हुए हैं, ये पूरा का पूरा ताना बना, इसमें से सर एक डंडा तो चलना चाहिए सर। सही दीपक, डंडा तो चलना चाहिए। हम हर बार मीडिया रहेंगे, पब्लिक रहेंगे, हम पॉलिटिशियंस को एक ऐसा पंचिंग बैग बनाया है कि सब इसके लिए पॉलिटिशियन जिम्मेवार है। वो जिम्मेवार है ही क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन जिसके ऊपर 30-40% अभी सैलरी के टैक्स पेयर से जाता है, उन्होंने ये कानून जो बनाए गए पार्लियामेंट ने और असेंबलीज ने, उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं, इनके ऊपर जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि इनको कभी तो अकाउंटेबल पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो चीजें चलती आ रही है और हम एक तरफ से कि फिर वो सैंपल आएंगे, फिर उसमें क्या होगा, ये तो पोस्टमार्टम जैसी बात हो गई कि मिलावट होने के बाद कुछ होगा। तो ये मिलावट हो ही नहीं, इसके लिए कानून बना है, इसके लिए ऑफिशियल मशीनरी है, उसके लिए एक्सपेंडिचर होता है। और आपने जो बताया कि पसाई में मीटिंग होती है, हाँ मैं भी वो मीटिंग में जाता था, और वो कागजी कार्रवाई है, वो सही आप बता रहे कि कागजी कार्रवाई है। एक्चुअली उसमें कितने लोगों को, अभी मैं इसके पहले भी 1-2 शोज में बताया हूँ कि ये जो लोग ऐसी तरह की क्रिमिनलाइजेशन एडल्ट्रेशन करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो हो, लेकिन उससे ज्यादा कार्रवाई जिस फूड सेफ्टी ऑफिसर के एरिया में हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं करता था, और उसमें पॉसिबल है क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी से जो काम नहीं करता है वो उसका फेलियर है। और जिसके लोगों की जान का खतरा है, सेहत का खतरा है, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती, ये पूरे देश में कल्चर बनना चाहिए कि जिनके ऊपर लोगों को एक सहूलत देने की जब बात आती है तो उन लोगों के ऑफिसर के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होती है, आपने बिल्कुल सही कहा सर। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो एक दुखद पहलू है वो ये है कि हम डॉट कनेक्ट नहीं कर पाते कभी। अगर किसी मोहल्ले में, किसी रूरल एरिया में
कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है तो ये कहा जाता है कि वो बीमार हो गया, अन्य अन्य कारणों से बीमार हो गया और उसकी मौत नेचुरल मौत थी। डॉट कनेक्ट करेंगे तो कभी क्या पता उसकी बीमारी का कारण उसको मिलने वाला मिलावटी राशन रहा हो। लेकिन ये हमारे समाज में ये प्रवृत्ति ही नहीं है कि हम डॉट कनेक्ट करें, और इसी प्रवृत्ति का, इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं इस तरह के भ्रष्टाचारी लोग, जो कि क्या कहा जाए, फूड सेफ्टी ऑन व्हील FSW शुरू किया था। मिल्क एडल्ट्रेशन के पर डे 10 सैंपल्स भी नहीं लिए जा रहे हैं। आपको यह कहा गया था कि आप नकली दूध पकड़िए, लेकिन कितने सैंपल्स इकट्ठे हो रहे हैं। ये स्थिति है इस देश में। तो देखते हैं, मिलावट एक ऐसा इशू है जिस पर दोबारा बहस होनी चाहिए, ज्यादा तीव्रता के साथ बहस होनी चाहिए, खुले तौर पर बहस होनी चाहिए, और जो इसके लिए दोषी हैं उनको सजा देनी चाहिए उचित, ताकि एक नजीर भी बन पाए, एक डेटरेंस रहे, तब जाके शायद ये सिस्टम ठीक हो। अदरवाइज तो बड़ी लाचारी की वाली स्थिति नजर आती है। बहरहाल महेश सर, हमेशा की तरह आप आए और अपना अनुभव शेयर किया, इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच सर। ब्रेक ले लेते हैं एक, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तेज आंच पर बना खाना कितना खतरनाक है। क्या वाकई में गैस पर रोटी सेकने से कैंसर हो सकता है? आपने खबर सुनी होगी आजकल, इसका थोड़ा सा विस्तार में जाकर करेंगे पूरा विश्लेषण एक छोटे से ब्रेक के बाद। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। Avalon Technologies Limited, one of the leading fully integrated electronic manufacturing services companies with a focus on high-value, precision-engineered products, now makes an initial public offer of equity shares with a face value of ₹2 each for cash at a premium. The 100% book-built offer being offered in a price band of ₹415 to ₹436 per equity share. Opens 3rd April 2023, closes 6th April 2023. For risk factors and more details, refer to the Red Herring Prospectus. रसोई गैस पर नई रिसर्च डराने वाली है। रिसर्च तो ये पुरानी है, ऑब्जर्वेशन नया है। अब तक ये था कि इससे निकलने वाली गैस बच्चों और महिलाओं को अस्थमा का मरीज बना रही है, मगर ताजा ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि सीधे गैस पर रोटी सेकने या कुछ भी सीधे गैस की आंच पर बनाने से कैंसर भी हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। रोटी हमारे खाने का सबसे अहम हिस्सा, हमारे रोजमर्रा के संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण वजह। 2 जून की रोटी, इस पर न जाने कितनी कहानियां, कविताएं लिखी जा चुकी हैं, न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं। गरम गरम रोटी की भीनी भीनी खुशबू किसे अच्छी नहीं लगती, मगर जिस तरह से आजकल रोटी बनाई जा रही है उस पर ही सवाल उठने लगे हैं। जर्नल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम जिस तरह से रोटी बनाते हैं वो हमें बीमार कर सकती है, और कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, ये हमें कैंसर का मरीज बना सकती है। हाल ही में जर्नल न्यूट्रिशन एंड कैंसर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च तापमान पर बना खाना कार्सिनोजेनिक्स को पैदा करता है। मगर सवाल उठता है कि रोटी को सीधी आंच पर सेकना चाहिए या नहीं। इसे हम विस्तार से समझते हैं। फूड स्टैंडर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड यानी फसांस की एक रिपोर्ट के अनुसार जब टोस्ट गैस की फ्लेम के सीधे संपर्क में आती है तो एक्रीमालाइड नामक केमिकल पैदा करती है। ये केमिकल शुगर और कुछ तरह के अमीनो एसिड के साथ गर्म होने से पैदा होता है। गेहूं के आटे में कुछ नेचुरल शुगर और प्रोटीन होता है जिसे अगर सीधी आंच पर गर्म किया जाए तो कार्सिनोजेनिक केमिकल पैदा हो सकते हैं जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि फूड स्टैंडर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की ये रिपोर्ट टोस्ट के बारे में थी।
रोटी में भी गेहूं का इस्तेमाल होता है, इसलिए हो सकता है कि ये तथ्य रोटी पर भी लागू हो। अब तक के रिसर्च के मुताबिक जब मीट, बीफ, मछली या पोल्ट्री सहित मांस को उच्च तापमान का प्रयोग करके पकाया जाता है तो ये कार्सिनोजेनिक हो जाता है और कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। दरअसल मीट को तेज आंच पर पकाने से उसमें हेट्रोसिक्लिक अमाइंस और पॉलीसिक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। ये दोनों चीजें कार्सिनोजेनिक होती हैं। पॉलीसिक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से लंग, स्किन, ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। एक शोध में पाया गया है कि जो लोग हैमबर्गर ज्यादा खाते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने की आशंका 79% अधिक होती है। यही नहीं, जो लोग तेज आंच पर पका मीट ज्यादा खाते हैं उन्हें कोलन कैंसर होने की आशंका ज्यादा होती है। जर्नल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैस स्टोव जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। अब तक था कि इससे अस्थमा होने की आशंका रहती है। ये गैसें सांस और दिल की बीमारी का खतरा पैदा करते हैं, मगर अब बात अस्थमा से बहुत आगे जाती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए वित्त वर्ष में जरूरी दवाइयों के दाम बढ़े नहीं हैं बल्कि घटे हैं। दरअसल होलसेल महंगाई के आधार पर जरूरी दवाइयों के दाम में 12% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ दवाइयों के दाम में कैपिंग के चलते औसत दाम घटे हैं। पूरी डिटेल्स लेते हैं अम्बरीश से। सरकार ने 2022 में एक नई लिस्ट बनाई थी जो कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन थी, यानी कि ज़रूरी दवाओं की एक नई लिस्ट जो कि रिवाइज थी, यानी कि जिस तरह की बीमारियां आजकल हो रही हैं, जिस तरह की दवाइयां आजकल लोग खा रहे हैं या लॉन्ग टर्म पे खा रहे हैं, उन दवाइयों की कीमत कैसे कंट्रोल की जा सकती है, सरकार ने उसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाना शुरू किया था। और जो सीलिंग प्राइस तय हुआ था उसके हिसाब से इस साल जो दवाइयों के दाम थे वो ज़्यादा थे, और जो 2022 के तय सीलिंग प्राइस है उसके अनुसार दवाओं के दाम ऑलरेडी 16% तक कम हो गए हैं। और अब अगर उस पर 12% का WPI जोड़ते हैं तो वो दवाओं के दाम बढ़ने की बजाय घटते हैं, यानी कि औसत अगर देखा जाए तो कुछ दवाओं के दाम लगभग 50% तक कम हुए हैं, वहीं कुछ दवाओं के दाम 60 से 11% तक कम हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 870 की पूरी लिस्ट में से 651 जिन दवाओं के दाम अभी तक फिक्स किए जा चुके हैं और उन पर WPI ऐड किया जा चुका है, उनका औसत प्राइस जो है मार्केट के हिसाब से लगभग 6.25% कम है, यानी कि लोगों को अभी भी कोई बढ़ी हुई दवा की कीमत नहीं देनी है और उनकी जेब से लगभग 3500 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है। इसके अलावा जो 200 से ज़्यादा दवाइयां अभी बची हैं प्राइस रिवीजन के लिए, उनकी भी कीमतें और ज़्यादा कम होंगी। और सरकार का ये कहना है कि वो जो दवाएं हैं वो ऐसी हैं जो गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती हैं और उनकी जो कीमतें हैं उसमें भी 20 से 22% तक की कमी दर्ज की जाएगी। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो WPI जोड़ने के बाद भी जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं उसमें कोई विशेष फर्क नहीं आया है, बल्कि दवाओं के दाम कम हुए हैं, लोगों की जेब पर वजन की बजाय राहत आई है। और सरकार इस लिस्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहती है और आने वाले दिनों में देख सकते हैं हम कि इस लिस्ट में लगभग 1000 दवाओं के नाम और जुड़ सकते हैं। 4 दिन के भीतर 3 जिलों में हिंसा, उपद्रव और अराजकता देखने को मिली। बीती रात हुगली में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति और ज्यादा उबल रही है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जबकि ममता बनर्जी का दावा है कि सेंट्रल फोर्स और बीजेपी की मिली भगत से दंगा भड़काया गया। बंगाल के हुगली में रविवार को भड़की हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है और सियासी टकराव भी चरम पर है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष अपने कुछ साथियों के साथ प्रभावित इलाकों में जाने के लिए निकले, लेकिन धारा 144 का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी अध्यक्ष को हुगली में भले ही रोक दिया गया, मगर बंगाल के अलग अलग शहरों में भड़के हिंसा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के जरिए मोर्चा खोला। हुगली में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष की शोभा यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने हंगामा किया था, आगजनी की थी, लिहाजा बीजेपी अब पूरी तरह आक्रामक हो चुकी है। हावड़ा के बाद हुगली में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को जिम्मेदार बताकर उनसे इस्तीफा मांगा है। हिंसा को लेकर सवाल भी हैं और सियासत भी हावी है। बीजेपी लगातार आक्रमण कर रही है तो ममता बनर्जी ने भी अपने अंदाज में जवाबी हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ममता बनर्जी अब पैरामिलिट्री फोर्सेस और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार बता रही हैं, जबकि बीजेपी ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम राष्ट्र वाली तोहमत चढ़ी है। आज ममता बनर्जी
बिहार उनके रास्ते पर चल रहा है, बंगाल में मुस्लिम राष्ट्र बना रहे हैं। जाए न वहाँ जाके देखे कि वहाँ की स्थिति क्या है। बंगाल के हालात को लेकर बीजेपी के तेवर आक्रामक है, क्योंकि सवाल सिर्फ हुगली के हिंसा का नहीं बल्कि हावड़ा के हालात का भी है। इसे लेकर बीजेपी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल में चल रही राजनीतिक जंग में कांग्रेस की भी एंट्री हुई है और वो पूरे माहौल के लिए बीजेपी टीएमसी दोनों को कसूरवार बता रही है। किसने साजिश रची, कौन फायदा उठा रहा है, किसके इशारे पर सब हो रहा है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के सहारे ही सियासत गरमा रही है। बंगाल में सुलगे हिंसा की आग पर अब सियासी संग्राम हावी है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी एकजुट होकर हमला बोल रही है, तो ममता भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाने में कसर कोई नहीं छोड़ रहा, मगर सवाल इस बात को लेकर है कि जनता को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। हुगली से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव वाला मूड माहौल देखने को मिला। सेंसेक्स अंत में 114 अंक चढ़कर 59,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी 38 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 17,400 के करीब बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी 200 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली। पूरा एक्शन दिन भर का बता रहे हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो आज हमने भारतीय बाजारों में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो ऊपरी स्तरों से गिरावट रही थी खुलने के बाद, पर उसके बाद रिकवरी का इंडिकेशन साफ तौर पर नजर आया। खासकर यहाँ पर इस बारी जो बाजार में लीड करते हुए दिखे गेनर्स की साइड से वो थे ऑटो शेयर्स, क्योंकि जिस तरह से मार्च महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े आए वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखें तो निफ्टी में गेनर्स में 4 में से 3 कंपनियाँ ऑटोमोटिव सेगमेंट से ही थी, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी शामिल रहे। साथ ही कोल इंडिया एक सरप्राइज मूवर था आज के सत्र में अच्छी तेज़ी का। जहाँ तक निफ्टी में गिरावट का बात है उसमें ओएमसी स्पेस से बीपीसीएल, साथ ही अदानी एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स पर दबाव रहा। कुछ स्टॉक्स में अच्छा खासा सर्किट भी लगा, जिसमें टीटी के हेल्थ केयर, एसएमएल इजुजू, आंध्रा पेट्रोकेमिकल जैसे स्टॉक शामिल रहे। यूनाइटेड ड्रिलिंग भी पीछे नहीं थे, यहाँ पर भी 16% के गेन्स आपको देखने को मिले। टॉप गेनर्स के लिहाज से आरवीएनएल, जीएमआर एयरपोर्ट्स, यूको बैंक, बालाजी अमीन जैसे स्टॉक्स ने अच्छी तेज़ी दिखाई। 7% से ज़्यादा के गेन्स यहाँ पर थे। पर गिरावट कहाँ थी? जिस तरह से जेपी मॉर्गन की इनिशिएटिव अंडरवेट रिपोर्ट आती हुई दिखी केपीआईटी टेक पर ऑलमोस्ट 13-14% की इंट्राडे गिरावट यहाँ पर थी। कैप्री ग्लोबल, एमजीएल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स पर भी आज हमें दबाव देखने को मिला। तो लार्जली जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ था आज बाजारों में, कुछ एक स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी थी पर बिकवाली भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज हमें देखने को मिली। हालांकि मार्केट्स थोड़े से पॉजिटिव साइड पर इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बंद होते हुए नजर आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब ये जो क्यूज़ बने हैं इस हफ्ते के लिए वो तो पॉजिटिव साइड पर होते हुए दिख रहे हैं, पर आगे चलकर इस हफ्ते में किस तरह का रुझान रहता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देश का डिफेंस एक्सपोर्ट नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। पूरी खबर बता रहे हैं आशीष। ये काफ़ी लंबा समय ऐसा था जब भारत अपने डिफेंस की रिक्वायरमेंट के लिए पूरी तरीके से इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन अब स्थिति जो है बिल्कुल बदल चुकी है और भारत अपनी ज़रूरत को तो पूरा कर ही रहा है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जो पड़ोसी देश हैं, दूसरे देश हैं, इनको भी बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहा है। और पिछले 6 साल का आंकड़ा अगर आप देखें तो भारत से जो डिफेंस एक्सपोर्ट होते हैं इसमें 10 गुने की बड़ी बढ़त देखने को मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पिछले वित्त वर्ष को FY22 को 23 से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर भी आपको 24% का इजाफा नजर आएगा। FY21 और 22 को कंपेयर करके देखेंगे तो 52% की बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2019 और 20 ये 2 साल थोड़े से चैलेंजिंग रहे, लेकिन इसके पहले भी अगर आप देखें तो लो बेस के चलते भी ग्रोथ का आंकड़ा काफी बड़ा देखने को मिला है। फिलहाल 85 देश ऐसे हैं जिन्हें भारत डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर देखें तो आर्टिलरी गन्स है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं जो और सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, इन्हें भारत 85 देशों में सप्लाई कर रहा है। इसी के चलते अगर आप देखें तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है और 100 से अधिक कंपनियां ऐसी हैं भारत में जो डिफेंस का एक्सपोर्ट करती जा रही है। लगातार हमने देखा है कि बजट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और इनफैक्ट जो घरेलू प्रोक्योरमेंट होता है इसमें भी बड़ी बढ़त से जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं इन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन खास बात ये भी है कि काफ़ी देश ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर अपने ऑलरेडी प्लेस कर रखे, जैसे आप
इजिप्ट को देखें, अर्जेंटीना को देखें तो इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को प्लेस कर रखा है। फिलीपींस माना जा रहा है कि बड़ी मात्रा में एचएल से ऑर्डर अपना सोर्स करते हुए नजर आएगा। तो डिफेंस की थीम काफ़ी बजिंग है और आगे भी बजिंग रहेगी। और सीमेंट सेक्टर आखिर क्यों फोकस में है और सीमेंट कंपनियां पर ब्रोकरेजेस जो हैं वो बुलिश क्यों हैं, ये बताने के लिए अरमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीमेंट सेक्टर पर आपको रखना है फोकस। उसका रीजन ये है कि एक जेफरीज की रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल के महीने में आपको 50 रुपए प्रति बोरी जो है आपको भाव बढ़ते हुए दिखेंगे, और अगर आप औसतन बात करें तो 15 से 20 रुपए प्रति बोरी जो है भाव आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ जो Q4 का EBITDA पर टन आएगा वो Q3 की तुलना में आपको बेहतर आता हुआ दिखेगा। तो ये तो अपडेट है ही सही, उसी के साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जो डिमांड है वो भी स्ट्रांग है। तो आपके पास डिमांड स्ट्रांग है, प्राइसेस अच्छे आ सकते हैं और EBITDA पर टन आपका Q4 में बेहतर आता हुआ दिखेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर आपने देखा FY23 का बढ़िया जो है अपडेट आता हुआ दिखा, जिसमें अगर आप Q4 की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पर आपको वॉल्यूम्स में बढ़िया ग्रोथ दिखी। आप भले QOQ कंपेयर करें या YOY कंपेयर करें, YOY 14% की बढ़त है तो QOQ अगर आप देखें तो 22% की बढ़त है। और सिर्फ डोमेस्टिक की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पर ग्रे सीमेंट हो या व्हाइट सीमेंट हो, दोनों में आपको QOQ और YOY अच्छी बढ़त आती हुई दिखेगी। और अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो गोल्डमैन की बात करें तो उन्होंने दालमिया भारत को डबल अपग्रेड करा है, जिसमें अगर आप वो देखेंगे पहले सेल था वो न्यूट्रल करते हुए दिखे हैं, और टारगेट जो है वो भी रिवाइज करा है 1725 1725 से बढ़ाकर 1950 कर दिया है। और अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय को, और पर टारगेट वहां पर भी बढ़ाया है। जो टारगेट पहले 7650 का था वो उन्होंने बढ़ाकर 8500 कर दिया है। तो ओवरऑल आपको दिखेगा कि Q4 कंपैरेटिवली सीमेंट स्पेस के लिए अच्छा है, और आने वाला समय भी हो सकता है सीमेंट स्पेस के लिए बढ़िया आता हुआ दिखेगा। मार्च में कैसे रहे ऑटो बिक्री के आंकड़े, इस पर पूरी खबर के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कुशल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्च महीने का जो ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए नजर आए हैं उसको हम क्लोजली एनालाइज करें तो सभी सेगमेंट्स ने रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। जितना कि स्ट्रीट का अनुमान था उससे बेहतर साइड पर प्रदर्शन आपको तमाम सेगमेंट्स ने दिखाई है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं टू व्हीलर सेगमेंट की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि सालाना आधार पर अगर आप देखें तो लगातार पिछले कुछ महीनों में जिस तरह के अंडर परफॉर्मेंस इस सेगमेंट ने दिखाई थी वो क्लियर कट रिवर्सल के ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक तो सबसे पहले जो ग्रामीण मांग है वहाँ पर अच्छी बिक्री आती हुई दिखी, वहाँ पर अच्छी रिकवरी हुई है, जिस वजह से जो घरेलू बिक्री के आंकड़े आए हैं वहाँ पर अच्छा रुझान है आपको आता हुआ दिखा है। यही नहीं, मैन्युफैक्चरर और डीलर स्तरों पर जिस तरह के ऑफर्स आए उससे भी वॉल्यूम्स को टू व्हीलर को खासकर यहाँ पर सहारा मिलता हुआ दिखा। जहाँ तक पैसेंजर व्हीकल्स की बात है यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस रही थी, जिसमें मारुति सुजुकी इस चीज़ को लीड करते हुए नजर आए, जहाँ पर लगभग 1,57,500 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 1,70,000 यूनिट से ज़्यादा कंपनी बेचने में सफल रही। और इसमें सबसे बड़ा योगदान इनके एक्सपोर्ट्स का था, जहां पर अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली। M&M के जो ऑटो डिवीजन है वो भी पीछे नहीं थे, अनुमान के मुताबिक यहाँ पर भी नंबर्स आते हुए दिखे। वहाँ पर जहाँ टाटा मोटर्स आप देखिए तो थोड़ा सा डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में जितना अनुमान था उससे सुस्ती का कारोबार ये करते हुए दिखे मार्च महीने में। हालांकि जो कमर्शियल व्हीकल है इनका वहाँ पर आपको रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, बट लार्जली जो VECV सेगमेंट है यहाँ पर आइशर मोटर्स का उसने लीड ली करीबन 35% की ग्रोथ के साथ, फॉलोड बाय अशोक लेलैंड करीबन 19% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नज़र आ रही थी। जहाँ तक ट्रैक्टर सेगमेंट की बात है वहाँ पर M&M ने जहाँ आउट परफॉर्मेंस दिखाई 18% की ग्रोथ इनके ट्रैक्टर डिवीजन ने दिखाई थी। 31,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले लगभग 35,000 से ज़्यादा यूनिट्स कंपनी ने बेचे, और स्कॉट्स भी पीछे नहीं था, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट अनुमान के मुताबिक ही आंकड़े आते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं थोड़े से बेटर ही थे, बट तो लार्जली जितने भी सेगमेंट्स थे वहाँ पर अच्छी आउट परफॉर्मेंस रही इस साल मार्च महीने में। और अब यही देखना है कि अप्रैल महीने में जब फाइनली और नेक्स्ट साल के ऑटो बिक्री आंकड़े शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह का आपको रुझान देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीजेस भी काफ़ी कंपनियों ने लिए हैं 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो देखना होगा कि फाइनल वहाँ पर किस तरह का रुझान आता है। बट मार्च महीना तो काफ़ी शानदार रहा पूरे के पूरे ऑटो बिक्री आंकड़ों के हिसाब से सभी ऑटो कंपनियों के लिए। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें ले लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने अपने मुल्क के खत्म होने की तारीख बताई है। इमरान खान के मुताबिक 90 दिनों में पाकिस्तान खत्म हो सकता है। इसके पीछे की हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के द एंड की तारीख आ गई है। खुद पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इसका ऐलान कर रहे हैं। इस्लामाबाद से पेशावर तक 90 दिनों की बात हो रही है। पाकिस्तान में सबको लगता है कि अगले 3 महीने तक बचना मुश्किल है। इमरान खान ने जो बयान स्टूडियो में बैठकर दिया, सड़क पर पब्लिक ने भी वही बताया। रमजान के महीने में भी पाकिस्तानियों की जान मुश्किल में है। इमरान खान की 90 दिन वाली धमकी में कितना सच है और पाकिस्तान पर खतरा कितना ज्यादा, पहले ये समझिए। 90 दिन बाद पाकिस्तान बचेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, पर पाकिस्तानियों के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है और भूखे पाकिस्तान से लगातार इंडिया इंडिया की आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान की हालत आगे कुआं और पीछे खाई वाली है। अभी उनको पैसे या तो सऊदी अरब से मिलेंगे या फिर IMF से। सऊदी ने पहले ही रेड सिग्नल दिखा दिया है और IMF तो इस्लामाबाद की बातों पर रिएक्शन तक नहीं दे रहा है। डर यह कि IMF के साथ जाएंगे तो मजीद और महंगाई आएगी, लेकिन IMF के साथ अगर नहीं जाएंगे तो डिफॉल्ट नजर आ रहा है। तो ये तो फंस गए हैं, ये तो बंद गली में पहुंच गए हैं। इमरान की धमकी का असर खत्म होने से पहले ही एक और फैसला आ गया। शहबाज शरीफ ने नया ऑर्डर दिया और पाकिस्तान शुगर फ्री होने के और करीब पहुंच गया। असल में इमरान खान का दावा है कि अगर 90 दिनों में चुनाव नहीं हुए तो पाकिस्तान में कोई संविधान नहीं बचेगा और फिर वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे। एक डिक्टेटर ने 90 दिन के इलेक्शन कह के 11 साल तक हुकूमत की थी, तो लोगों के ज़हन में वो पड़ा हुआ है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। यानी 90 दिनों में पाकिस्तान का अंत साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ पाकिस्तान डिफॉल्ट के बहुत करीब होगा, दूसरा वहां की सड़कों पर इमरान एक बार फिर मार्च निकालेंगे और इन दोनों मुसीबतों में फंसकर पाकिस्तान फिनिश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन वॉर जोन से पुतिन पर एक बड़ी खबर आई है। जब दुनिया ने रूस के कमजोर होने का ऐलान किया, तभी पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों को पड़ोसी देशों में तैनात करने का फैसला किया। अब यूक्रेन और यूरोप के बॉर्डर पर रूस के न्यूक्लियर वेपन रेडी होने वाले हैं। पुतिन ने अपना पावरफुल परमाणु वेपन नाटो के दरवाजे पर तैनात किया। रूस अब अपने परमाणु हथियार पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। पिछले 13 महीने की जंग में पहली बार पुतिन ने परमाणु खतरा मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा दिया है। यानी अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी वक्त कंट्रोल रूम का बटन दबे और न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए। पिछले 3 दशकों में पहली बार रूस के न्यूक्लियर वेपन किसी और देश में तैनात होंगे और पुतिन ने पिछले महीने ही इसकी वार्निंग दे दी थी। रूस ने अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि वो कौन कौन सी मिसाइलें बेलारूस में तैनात करेगा। हालांकि पुतिन की सेना के पास लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर अटैक करने वाली एक नहीं तमाम सारी मिसाइलें हैं। रूस की सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक है सरमत ICBM। ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है और एक बार में 10 अलग अलग टारगेट पर हमला करने के लिए परमाणु बम भी ले जा सकती है। पुतिन सेना की हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल भी बेलारूस से अटैक कर सकती है। करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2,000 किलोमीटर दूर तक अटैक करती है और इसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। इसे मार गिराने वाली मिसाइल अब तक किसी देश के पास नहीं है। रूस की एक और घातक मिसाइल है RS-24 यार्ड्स। 11,000 किलोमीटर तक जाकर हमला करने वाली इस मिसाइल की रफ्तार भी किसी से कम नहीं। ये 30 मिनट से भी कम समय में 11,000 किलोमीटर तक जा सकती है। रूस ने बेलारूस में ही परमाणु हथियार क्यों भेजे, उसकी वजह है ये तस्वीर, जिसमें पुतिन के साथ बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको दिख रहे हैं। दोनों में गहरी दोस्ती है। यूक्रेन पर जब हमले की शुरुआत हुई थी, तब बेलारूस की सीमा से भी रूस ने अटैक किया था। पुतिन ने अपने परमाणु हथियार तैनात करने के साथ ही अमेरिका को भी आईना दिखा दिया। सालों से अमेरिका के परमाणु हथियार रूस के करीब मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों में तैनात हैं। इसलिए पुतिन के मुताबिक रूस ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है।
इस वक्त रूस के 10 एयरक्राफ्ट बेलारूस में मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट परमाणु हमला कर सकते हैं। इससे पहले पुतिन ने स्कंदर टैक्टिकल मिसाइलें भी बेलारूस को दी थी। ये मिसाइलें भी शॉर्ट रेंज तक न्यूक्लियर अटैक कर सकती हैं। यूक्रेन में न्यूक्लियर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है और दुनिया को एक बार फिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे अटैक का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद कैफे में हुए बम ब्लास्ट में एक सैन्य ब्लॉगर मारा गया, साथ ही 19 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में बम फटने से एक रूसी सैन्य ब्लॉगर की मौत हो गई है। इसके अलावा 19 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। माना जा रहा है कि इस ब्लॉगर ने यूक्रेन में लड़ाई का समर्थन किया था। रूसी मीडिया के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग के स्ट्रीट फूड बार कैफे में हुए विस्फोट में ब्लॉगर व्लाडलेन तातार्स्की की मौत हुई है। इलाके के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव के मुताबिक बम ब्लास्ट में 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूसी मीडिया की खबरों की माने तो सैन्य ब्लॉगर्स तातार्स्की कुछ लोगों के साथ इस कैफे में बैठे हुए थे। तभी एक महिला उन्हें एक मूर्ति के साथ एक बॉक्स गिफ्ट करती है, जिसमें तुरंत विस्फोट हो जाता है। कार्यक्रम आयोजित करने वाले रूसी समूह ने कहा है कि उसने सुरक्षा सावधानी बरती थी, लेकिन जितने भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, अफसोस कि वो सभी नाकाफी साबित हुए। फिलहाल इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। रूस की होम मिनिस्ट्री बम विस्फोट के वक्त कैफे में मौजूद सभी लोगों की जांच कर रही है। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की फोटो ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वांगचुक का दौरा उस समय में हो रहा है जब पिछले हफ्ते ही भूटान के पीएम ने डोकलाम को 3 देशों का विवाद बताया था। अपने 3 दिन के दौरे पर वांगचुक पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग वांगचुक के साथ भूटान के विदेश व्यापार मंत्री पैंडी दोरजी और शाही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी भारत आए हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रूमिंग गैंग से निपटने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने टास्क फोर्स की घोषणा की है। बच्चों और युवतियों के यौन उत्पीड़न के जिम्मेदार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इस टास्क फोर्स में विशेषज्ञ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक शुद्धता की कार्रवाई के रास्ते में राजनीति जो है वो नहीं आएगी। एक दिन पहले ब्रिटेन के गृह मंत्री सुएला ब्रिवरमैन ने अपने बयान में कहा था कि इस तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले गिरोह पुरुषों के हैं और इनमें सभी लगभग ब्रिटिश पाकिस्तानी। फिनलैंड के संसदीय चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टी के गठबंधन को जीत मिली है। रविवार को हुई वोटों की गिनती में नेशनल कोएलिशन पार्टी को सबसे ज्यादा 20.8% वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर फिनलैंड की राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टी द फिन रही, जबकि प्रधानमंत्री सना मैरिन की पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स 19.9% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। नतीजों के बाद अपनी हार मानते हुए फिनलैंड की पीएम सना मरीन ने गठबंधन कर सरकार बनाने वाले नेशनल कोएलिशन पार्टी को बधाई दी है। सना मरीन प्रधानमंत्री बनने वाली न सिर्फ फिनलैंड की बल्कि पूरे यूरोप की सबसे युवा नेता हैं। इटली में ऑफिशियल कामकाज के लिए अंग्रेजी बैन होने वाली है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने संसद में अंग्रेजी सहित सभी विदेशी भाषाओं के खिलाफ बिल पेश किया। अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर इसके उल्लंघन पर 1 लाख यूरो तक का जुर्माना लगाया जाएगा। समाचार जो तमाम सोर्सेज हैं उनके मुताबिक विदेशी भाषा पर पाबंदी लगाने वाला कानून इटली के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में पेश किया गया है। अब इस बिल पर बहस होगी, जिसके बाद वोटिंग की जाएगी। बिल पेश होने के ठीक 1 दिन पहले इटली में चैट जीपीटी को भी अस्थायी तौर पर बैन कर दिया गया था। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिएगा। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।